ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, भूपेश आनंद, लेक्चर 34। कैसे समय बीतता जा रहा है बेटे, 34th लेक्चर में आ गया। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 6 हम एक साथ कर रहे हैं और इन 3 यूनिट्स में मैंने 34th लेक्चर तक डिलीवर कर दिया। ये सफर मुश्किल था, आपके साथ कट गया बेटे। आज का ये जो लेक्चर है ना, 34th ऑनवर्ड्स, ये समझ लीजिए भूपेश आनंद की जान है। फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स, येन, रिस्क मैनेजमेंट भूपेश आनंद के ब्लड में बसा हुआ बेटे। मैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल फाइनेंस में मैंने पीएचडी की हुई है। सीएमए यूएसए पार्ट 2 के लिए सेक्शन बी कॉर्पोरेट फाइनेंस में यूनिट 6 इंटरनेशनल फाइनेंस, बड़ा ही प्यारा सा मॉड्यूल उन्होंने डाल दिया है। आइए इसको पढ़ें और अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें और नए ढंग से सोचने की कोशिश करें। तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप रजिस्टर्स, जैसे लास्ट 33 लेक्चर्स में आपने रजिस्टर्स में नोट किया, मेरी बातें सुनी, प्रैक्टिस की, हॉक से की, मैंने ग्लैम से कराई, मैंने वायले से कराई, बेटे अभी भी ऐसा ही करेंगे। आप बस रजिस्टर ओपन कर लें, मुझे खून दें, मैं आजादी दूंगा। ग्रेट मॉर्निंग। नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। हाँ, वो हार ही नहीं है यार, जब तक आप माने नहीं। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की कहानी नहीं पता हो तो गूगल में कर लेना। इतिहास गवाह है, 15 से 16 बार हारा मोहम्मद गोरी, हिम्मत नहीं हारी और आखिरी में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, बेकार की बातें हम नहीं करेंगे। मैं आपको ये कहता हूं कि हमने हर किसी से पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठा कर लेना है। सो नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। आपको जितने मर्जी इश्यूज हो, जितने मर्जी चैलेंजेस हो, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हो, आपको पेपर देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है और मुझे मिठाई देनी है। इन्हीं बातों के साथ यूनिट 6 सेक्शन बी। बेटे आज इस चैप्टर का, इन द लास्ट लेक्चर, आई थिंक इन द लेक्चर नंबर 33, I have told you that international finance can be bifurcated broadly into foreign direct investment. लास्ट लेक्चर में हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बातें की। मैंने आपको बताया कि एक फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन जॉइंट वेंचर, फॉरेन सब्सिडरीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हाउ दैट इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट and what is the difference between a foreign portfolio investment and a foreign direct investment, that is active and that is passive. फिर हमने बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिस्कस किए, फिर मैंने मेक इन इंडिया की बातें बताई, फिर मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तो पूरी दुनिया में जाकर उन्होंने क्यों ऐसा सबको बोला कि मेरी इंडिया में आओ, मेरी इंडिया में आओ, मेरी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो, बिकॉज अल्टीमेटली जीडीपी, इनकम, एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक ग्रोथ। So we have discussed foreign direct investment in the last lecture. This is lecture number 34. बेटे lecture 34 है, लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए बेटे। आ कागज कलम दवात ला, लिख दूं मैं अपना नाम तेरे नाम के साथ। 34th बेटे इतिहास रच देंगे इतने बढ़िया से बताकर। So in the last lecture I have told you that international finance can be bifurcated into two parts. One is foreign direct investment and the second is international buying and selling, जो मैंने highlight किया है। But बेटे मैंने international buying and selling की जगह इसके 3 नाम दूसरे डाल दिए। आप या तो उसको फॉरेन एक्सचेंज कह दीजिए, या इसको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कह दीजिए, और या आप फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट कह दीजिए। बिकॉज इंटरनेशनल बाइंग एंड सेलिंग में मैं ये तीनों बातें ही बताने वाला हूं। मेरे को तो लगता है नाम होना ही नहीं चाहिए इंटरनेशनल बाइंग एंड सेलिंग, नेम शुड बी फॉरेन एक्सचेंज। तो इंटरनेशनल बाइंग एंड सेलिंग भी लिखिए, फॉरेन एक्सचेंज भी लिखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी लिखिए, और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट भी लिखिए। हेजिंग टूल्स करेंगे, डेरिवेटिव्स करेंगे, फ्यूचर करेंगे, ऑप्शन करेंगे, कॉल ऑप्शन करेंगे, पुट ऑप्शन करेंगे, करेंसी फ्यूचर करेंगे, करेंसी ऑप्शन करेंगे। बेटे एक एक बात बताऊंगा, मैंने कहा ना ये मेरे खून के एक एक कतरे में बसा हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज 100 मार्क्स का पेपर होगा और खाली फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो बेटे भूपेश आनंद ही जो बताएगा वही आएगा। आइए इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद
देखिए आपके हॉक में, ग्लैम में, वायले में जो भी दिया दिया है कवर करेंगे, लेकिन उन्होंने ऊट पटांग आगे पीछे ऊपर नीचे चीजें दे दी है। दुनिया ऊट पटांग है ना, लेकिन भूपेश आनंद उसको एक सिंप्लीफाई वे में प्लान करके आपको बताना है। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने वो कुछ चीज बाद में दी हो, मैं पहले बता रहा हूं, मैंने पहले बताया उन्होंने बाद में, या बीच में, कभी भी आप उसकी टेंशन छोड़ो यार, पहले कंसेप्ट को समझो, फिर हॉक, फिर ग्लैम करेंगे ना बेटा। हॉक से तो कर ही रहे हैं ना, ग्लैम से भी कर रहे हैं ना, वायले से भी कर रहे हैं ना, जूस नोट्स है ना, सब करेंगे यार। आप बस, मैं आपके सामने स्टडी मटेरियल खोलता ही हूँ सारे लेक्चर्स में, आपको पता ही है, हॉक खोल देता हूँ, वायले खोल देता हूँ, फिर बताता हूँ ये सब कुछ कवर कर लिया, इसमें भी बताऊंगा। आप बस 5-6 मिनट मेरी बात को सुनो बेटे। एक बात उस जमाने की बताने जा रहा हूं जब आप इस दुनिया में नहीं थे, या होंगे तो पिछले जन्म की बातें हो, या उससे भी पिछले जन्म की बातें हो, या मैं तो कहूंगा जब दुनिया बनी तो हम सब बंदर थे बेटा। धीरे 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 इवोल्यूशन हुई, चेंजेस आए, और हम एज ए ह्यूमन बीइंग खड़े हो गए। पहले हम 4 हाथ, 2 हाथों और 2 पांव से ऐसे ऐसे चलते थे जैसे बंदर चलता है। आप गूगल चेक कर लीजिए। उस जमाने में जो इंसान होता था, धीरे धीरे उस एज को बोलते थे स्टोन एज, हिस्ट्री में आपने शायद पढ़ी होगी। धीरे धीरे सिविलाइजेशन हुई, लोग बड़े, तरक्की हुई, समझ आया, धीरे धीरे नई नई इनोवेशंस होनी स्टार्ट हुई। और बेटे उस पीरियड में भी मैं आपको क्या बताऊं, एक गांव के लोग या कुछ कस्बे के लोग या कुछ जिले के लोग या कुछ भी, एक झुंड के लोग दूसरे झुंड के लोगों से कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते थे। सवाल आता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से, बेटा इस टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल बाइंग एंड सेलिंग। द पॉइंट इज व्हाई यू वांट टू बाय और व्हाई यू वांट टू सेल इंटरनेशनली। आज भी आप कंट्री एक्स के सिटीजन हैं और आप कंट्री वाई के प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेट इट बी इंडिया, यू आर ए इंडियन बट यू आर स्टिल अट्रैक्टेड विद अ जापानीज प्रोडक्ट, अ अमेरिकन प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि स्टोन एज में भी ऐसा होता था और आज भी ऐसा हो रहा है, नो डाउट कुछ कम हो गया है, लेकिन why this is there, that why one country with another country do some trade, why what are the reasons for that? नो डाउट हॉक में, ग्लैम में, वायले में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं है, बट बेटे जब तक आपको रूट ही नहीं पता होगी, मैं ऊपर ऊपर की बातें बता दूं, डॉलर ये है, यूएसडी ये है, इतना रेट है, ये बेस करेंसी है, ये कोट करेंसी है, ये स्पॉट है, ये फॉरवर्ड है, मैं नीचे से बताऊंगा। भले आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन लॉजिक्स ऐसे क्लियर हो जाएंगे कि आप दूसरों को पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे यार, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा और इसके कोर्सेज कर लोगे। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां पर आपको बताना है, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बाइंग एंड सेलिंग में। In order to explain that what I mean by international buying and selling, I will be telling you 3 theories. I will be discussing with 3 points of discussion. My first point of discussion will be theories of trade. My second point of discussion will be theories of exchange. And my third point of discussion will be theories of money. So what I mean by theories of trade, why one country is trading with another country, why citizens of one country or why citizens of one village, they are doing trade with another village citizens. ऐसा क्यों होता है बेटे? ऐसा इसलिए होता है कि भगवान ने ये जो दुनिया बनाई है ना, इस दुनिया में उसने सारी रिसोर्सेज को ना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अलग अलग क्लाइमेट बना दिया है, अलग अलग डेवलपमेंट कर दिया है, और कुछ हमने कर दी। बट मैं भगवान की बात कर रहा हूं, अल्लाह मियाँ की बात करूं, भगवान की बात करूं। आप ये बताइए कि क्लाइमेट कुछ इस तरह का बन गया कि हमारी इंडिया में नागपुर में संतरे बहुत अच्छे बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, यूपी के आम बड़े मशहूर हैं, इलाहाबाद के, प्रयागराज के अमरूद बड़े मशहूर हैं, आगरा का पेठा बड़ा मशहूर है, ऐसे ही इटली के पिज़्ज़ास बड़े फेमस हैं, अमेरिका के गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बड़े फेमस हैं, जापानीज के कार्स बड़ी फेमस हैं। ऐसा क्यों है यार कि किसी जगह का कुछ फेमस है, किसी जगह का कुछ फेमस है, हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते? तो बेटे उसके पीछे एक लॉजिक है, उसको हम बोलते हैं थ्योरीज ऑफ ट्रेड। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ गया। 2 थ्योरीज ऑफ ट्रेड मुझे बतानी है, नो डाउट आपके कोर्स में शायद हैं बेटे, हॉक में तो हैं, मेरे को समझ आ गई, बिल्कुल दिए मैंने पढ़ी थी।
थ्योरीज ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब यह है कि एक कंट्री एक्स है, उसको वो सामान बनाना आता है, वाई का वो टेक्नोलॉजी नहीं पता, कंट्री वाई को आता ही नहीं है, कंट्री एक्स ही बना सकती है उसको, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। क्लाइमेटिक कंडीशन समझ लीजिए, एनवायरमेंटल कंडीशन समझ लीजिए, टेक्नोलॉजिकल रीजन समझ लीजिए। बेटे इस दुनिया में सबसे पहले ग्रोथ जो है ना यूरोप में हुई थी, क्योंकि यूरोपियंस जो थे ना, फिरंगी जो थे, वो हरामी थे, उन्होंने बड़े सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज को गुलाम बना दिया और उनसे सारी दौलत, रिसोर्सेज, कोहिनूर का हीरा, गोल्ड सब अपने देश ले गए और फिर अपना पढ़ाना शुरू कर दिया, डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी। सेकंड जो डेवलपमेंट हुई बेटे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई। अब थर्ड डेवलपमेंट आ रही है एशियन कंट्रीज में, जो एशिया की कंट्रीज हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक कंट्री डेवलप या ग्रो कैसे करती है, जब उसके पास रिजर्व्स आ जाते हैं, जब उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती है और जब उसके पास क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अच्छी होती है, या इन तीनों में से कुछ भी। तो पहली थ्योरी जो मैंने बतानी है उसका नाम है बेटे ड्यू टू एब्सोल्यूट एडवांटेज। इट मींस फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर, कार्डिक सर्जन कैन ओनली डू बाईपास सर्जरी, अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए यूएसए कैन नॉट। तो मैं कहूंगा डॉक्टर के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है फॉर दैट बाईपास सर्जरी। तो अगर किसी को बाईपास सर्जरी करानी है तो बेटे उसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आई विल से दिस पर्सन हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज। इसी तरह से इफ आई से मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज in regard to legal laws, in regard to management reports, in regard to financial management, in regards to how to manage the funds with strategies. तो ये सारा, ये डॉक्टर्स के दे डोंट हैव द नॉलेज, इंजीनियर्स दे डोंट हैव दैट स्किल। इट मींस भगवान ने क्या किया, सभी स्किल्स भी अलग अलग दे दी। तो बेटे उस वजह से भी होता क्या है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई वन कंट्री इज डूइंग बाइंग एंड सेलिंग विद अनदर कंट्री। सो देयर आर थ्योरीज ऑफ ट्रेड, विद इन दैट देयर इज अ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज समझ आ गया। अब बेटे एक चीज कहीं भी हो, जैसे ऑयल है बेटे, वो गल्फ कंट्रीज में ही होता है, तो मैं कहूंगा वहां का क्लाइमेट कुछ ऐसा है, कुछ वहाँ के क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर पेट्रोल लेना है, डीजल बाय करना है, ऑयल बाय करना है तो आपको गल्फ से ही लेना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव द एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ ऑयल। फॉर दैट वी हैव टू एक्सचेंज, फॉर दैट वी हैव टू पे। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज समझ आ गया। मैं आ रहा हूं जी दूसरी थ्योरी, ड्यू टू कंपैरेटिव एडवांटेज। आई एम डिस्कसिंग व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ ट्रेड। तो सेकंड है ड्यू टू कंपैरेटिव एडवांटेज। मतलब मैं आपसे कहूं, जैसे अभी अभी मैंने एक बात बताई कि ये रिवर जा रही है जी बीच में, ये रिवर है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। ये विलेज 1 है, विलेज एक्स, और ये विलेज वाई है। ये विलेज एक्स के सिटीजन्स हैं और ये विलेज वाई के सिटीजन्स हैं। विलेज एक्स के जो सिटीजन्स हैं, इस विलेज में सॉइल की कुछ क्वालिटी ऐसी है कि यहां पर खाली ऑरेंजेस या एप्पल्स प्रोड्यूस होते हैं, और विलेज वाई में कुछ ऐसी क्वालिटी है कि इस जगह सॉइल में खाली मैंगोज ही प्रोड्यूस होते हैं। अब आप ये बताइए, आपके गांव में एप्पल्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं और एप्पल खा खा के आप थक गए, और दूसरे गांव में नदी के उस पार मैंगो से प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो आम खा खा के थक गए, तो क्या करेंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक शिप लेकर आएंगे, उस शिप में क्या करेंगे, ये एप्पल्स डाल देंगे, ये एक्सचेंज करेंगे, और ये क्या करेंगे, उस शिप में मैंगोस डाल देंगे, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। नो व्हाट इज दिस, दिस इज थ्योरी, दिस इज ड्यू टू absolute advantage, because the quality of the soil is as such that we cannot produce mangoes, and that village people cannot produce apples, so they are exchanging it. So this theory is named as absolute advantage. अब मैं आ रहा हूं comparative advantage. Because of these two reasons, we are bound to do international buying and selling. मैं आ गया जी आपके सामने आ गया, और उसका नाम है क्या, कंपैरेटिव एडवांटेज। देखिए मैं आपसे कहूं कि मैकडोनाल्ड्स
की स्पेशलाइजेशन है बर्गर्स में, डोमिनो पिज्जा इनकी स्पेशलाइजेशन है पिज्जाज में। ये सब दोनों जानते हैं, आप खाते ही होंगे बेटा। ऐसा नहीं है कि डोमिनोज पिज्जा वाले अगर बर्गर बनाना चाहें तो वो बर्गर नहीं बना सकते, दे कैन। सिमिलरली मैकडोनल्ड्स दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस पिज्जाज इफ दे वांट टू प्रोड्यूस, बट द पॉइंट इज, मैं ये कहूंगा कि वो अगर 1 घंटे में 10 बर्गर बनाते हैं, I'm just assuming, if McDonald is producing in 1 labor hour 10 burgers, and if Domino's wants to produce, then they will produce in 1 hour only 6 burgers. Assume कर रहा हूं, बिकॉज उनका स्पेशलाइजेशन बर्गर नहीं है, उनका स्पेशलाइजेशन पिज्जा है, और मैकडोनल्ड का स्पेशलाइजेशन बर्गर है। बनाने को आप करने को तो सीएमए यूएसए के साथ सीएफए यूएसए कर लें, सीपीए यूएसए कर लें, सब कर लें, बट आपने देखा कि आपके लिए एडवांटेजियस पोजीशन कौन सी है। आपके पास टाइम कम है, आपके पास मॉनेटरी अमाउंट कम है, या आपके पास कुछ भी ऐसा है, तो आपने सीएमए यूएसए को सिलेक्ट किया बिकॉज यू हैव मोर कंपैरेटिव एडवांटेज इन डूइंग सीएमए यूएसए एज कंपेयर टू सीएफए यूएसए, बिकॉज इट हैज 3 लेवल्स। यहां पर 2 में काम हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा, पैसे भी कम लगेंगे। मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूं कि कंपैरेटिव एडवांटेज का मीनिंग है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते और सामने वाला भी सब कुछ नहीं कर सकता। एक कंट्री एक्स है, वो भी सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती, कंट्री वाई है, वो भी सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ऐसा क्यों ना करें कि कंट्री एक्स की जिसमें स्पेशलाइजेशन है वो वही प्रोड्यूस करे, और कंट्री वाई की जिसमें स्पेशलाइजेशन है वो वही प्रोड्यूस करे, और बाद में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ले। सो दिस इज ऑल्सो अ रीजन विच इज नेम्ड एज कंपैरेटिव एडवांटेज, ड्यू टू विच 2 countries have international buying and selling। देखिए भूपेश आनंद कहां से लॉजिक लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। सीधा नहीं आया बेटे, मैं डॉलर के ऊपर आऊंगा, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है बेटे, हद से गुजर जाऊंगा, आप बस बने रहना। नोट करो बेटे, इसको नोट करो। मैंने आपके सामने अभी क्या बताया, ये बताया बेटे, meaning of international, मेरे को I want to explain that what I mean by international buying and selling, and because I want to explain that what is the meaning of international buying and selling, for that I want to tell you what are the theories of trade, why one country people, citizens, they want to have another countries, because there is a technological difference, because of absolute difference, because of comparative difference, because of these differences there is a main reason of international buying and selling। अच्छा, अब आप एक कंट्री दूसरी कंट्री से बाय कर रही है, जैसे मैंने यहां पर बात करी कि ये विलेज वाले एक शिप पूरी भरकर एप्पल्स की दे रहे हैं और वो मैंगोज दे रहे हैं। तो बेटे इन्होंने क्या किया, एक शिप के बदले में एक शिप, इट मींस दिस इज अ एक्सचेंज रेट दे हैव फिक्स्ड, दैट 1 ship of apples will be equal to 1 ship of mangoes. It means they have fixed a rate that is named as exchange rate, because exchange rate means the rate at which one item, one basket of goods will be exchanged with another basket of goods, that is named as exchange rate। उसको बोलते हैं बेटे एक्सचेंज रेट। आप बात समझ रहे हैं? तो मैंने आपको यहां पर अब ये बताना है कि व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज। थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज बेटे, जब ये दुनिया बनी ना तो उस समय कोई पैसे नहीं थे, गोल्ड नहीं था, यूएसडी नहीं था, लीरा नहीं था, इंडियन रुपी नहीं थे, पाकिस्तानी करेंसी नोट नहीं थे, 2000 के 500 के कुछ नहीं था, खाली अल्लाह था। उस समय कौन था? भगवान था। पीपल, लोग बड़े शरीफ थे, सिंसियर थे, अच्छे थे, मेहनती थे, आजकल जैसे क्लेवर नहीं थे, और वो आपस में एक दूसरे की मदद करते थे और एक्सचेंज करते थे। तो वो बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे। मैंने अभी अभी एक गांव के दूसरे गांव से एक्सचेंज की बातें बताई, दैट इज अ बार्टर सिस्टम। So they are following a barter system. You getting my point? So exchange में हुआ क्या, वो थ्योरीज भी
हल्की सी बता रहा हूं कि आपको आने वाले लेक्चर्स में मजा आए, आप लिंक बना पाओ, रिलेशन बना पाओ। तो बेटे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम था पहले, ठीक है जी। बार्टर के बाद धीरे धीरे ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगी, तो मेटल एक्सचेंज सिस्टम आ गया। गोल्ड के कॉइन्स एक्सचेंज होते थे, फिर गोल्ड कम पड़ा तो सिल्वर कॉइन्स, फिर ब्रोंज। तो ऐसे धीरे 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 मेटल्स में आ गए हम, और मेटल्स के बाद हम करेंसी में आ गए, करेंसी नोट्स, आजकल जो करेंसी चल रही है। अब सवाल आता है कि एक कंट्री की जो करेंसी है वो चाहे तो कितनी मर्जी प्रिंट करा सकती है। But the point is, there is again a logic, a theory that how much dollars a US federal government can print और how many Indian rupees can Indian government can print। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा प्रिंट करेंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। आप जब एक्सपेंस ज़्यादा करते हैं और आपके पास पैसे नहीं होते तो आप डेफिसिट हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। अब वो बड़ी ह्यूज थ्योरी है जो हम CFA में बताते हैं। तो बेटे मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ दैट एक्सचेंज सिस्टम में पहले बार्टर था, फिर मेटल सिस्टम आया, अब रूपी सिस्टम आया। बट इन रूपी, इन करेंसी, वी हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ मच करेंसी विल बी प्रिंटेड और देयर विल बी सर्कुलेटेड, बिकॉज देयर आर मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। उनकी थ्योरीज है। गोल्ड रिजर्व्स रखने लग गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखने लग गए। बेटे एक कंपनी डिविडेंड कैसे देती है? जब उस कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी तभी तो डिविडेंड देगी। सिमिलरली अ कंट्री is issuing currency, it means giving dividend, and can only give dividend if that country has gold reserves or foreign exchange reserves। तो उसका थ्योरी है, उसकी बात हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं भूपेश आनंद आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये बेटे ये चैप्टर सच में इतना प्रीशियस है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जितने ध्यान से करेंगे ना बेटे उतना मजा आएगा, यकीन मानिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से प्यार से आने वाले लेक्चर को देखें। मैंने बड़े ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैंने आपको डोमेस्टिक करेंसी की बातें बताई हैं, आने वाले उसमें कॉन्सेप्ट में मैं बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय डोमेस्टिक करेंसी, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, हाउ मेनी करेंसीज आर देयर, व्हाट इज बैंक रेट, व्हाट इज बिड रेट, व्हाट इज बेस करेंसी, व्हाट इज कोट करेंसी, एग्जाम्पल्स भी दूंगा। तो आपने वो सभी बातों को ध्यान से समझना है। आइए मैं थोड़ा सा बेटे, मैंने आज आपके लिए कुछ यहाँ रखा है। एक्सचेंज रेट सिस्टम में मैंने कुछ इमेजेस दिखानी है कि पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था बेटे। बार्टर के बाद हुआ क्या, धीरे धीरे फिर मेटल सिस्टम आया, मेटल के बाद करेंसी सिस्टम आया, और फिर ज़माना बदला और आप आ गए। ये देखिए बेटे, बार्टर सिस्टम मैंने कहाँ से लिया? विकीपीडिया से। मैंने विकीपीडिया से ढूंढने की कोशिश की कि भाई सबसे पहले जब दुनिया बनी तो क्या था, या दुनिया आने से पहले क्या था। एक गाना भी है ना बेटे, हाउ मेनी कंट्रीज। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप ये देखकर आए कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, और उसमें हाउ मेनी करेंसीज आर देयर, और फिर करेंसी के पेयर्स। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का एक नाम है USD, तो पहले दो वर्ड्स होंगे उस कंट्री से, थर्ड वर्ड थर्ड अल्फाबेट होगा उस करेंसी से। USD का मतलब क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। INR का मीनिंग क्या है? I का मतलब इंडिया, इंडिया रूपी। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं बेटे। मैं एक छोटा सा वीडियो उसके साथ अटैच कर रहा हूं, यकीन मानिए आप जितने ध्यान से देखेंगे ना आपको उतना समझ आएगा। उसमें बड़ी प्यारी प्यारी सी मैंने स्लाइड्स और एक डायग्राम बनाया है, आप उसको ध्यान से देखना और बड़ा अच्छा लगेगा आपको वो वीडियो। बेटे मैंने उस वीडियो को किसी दूसरे कोर्स में डिलीवर किया था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन बड़ी प्यार से दी हुई है मेरे। तो प्लीज़ गो फॉर दैट, उस वीडियो को देखें, ध्यान से समझें, स्लाइड्स को लिखें, बड़ा ही मजा आने वाला है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 35 में। अभी वीडियो जो मैं अटैच कर रहा हूं आप उसको ईमानदारी से नोट करेंगे, मैं पूछूंगा आपसे लेक्चर नंबर 35 में। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, थोड़ा सा नाम बड़ा हो गया। मैंने लिखा, पहला लिखा फॉरेन एक्सचेंज, फिर लिखा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, और दोस्तों मैं तीसरा नाम लिख रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट।
ये मैंने तीसरा नाम लिख दिया। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। और आप देखिए मैंने पीछे जो स्लाइड रखी है वो पूरी दुनिया की, भारत की नहीं, वर्ल्ड मैप की पीछे स्लाइड दी है। आज आप इस दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं दोस्तों, किसी भी हिस्से में रहते हैं, आप इंडियन है, आप अमेरिकन है, आप ऑस्ट्रेलियन है, आप कहीं भी रह रहे हैं, इस दुनिया के कहीं भी किसी भी पार्ट में रहते हैं, तो यकीन मानिए आपको इस चैप्टर की जरूरत है। इसीलिए मैंने पीछे बैकग्राउंड में वर्ल्ड मैप की फोटो रख दी। दोस्तों आप यहां बैठे हैं दिल्ली के अंदर, यहां बैठे हैं दिल्ली, इंडिया, मेरा भारत महान। आज पूरी दुनिया की आंखें इस भारत के ऊपर लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि मेरी इंडिया में डेमोग्राफिक पोजीशन बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग, पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे यंग ज्यादा है। कहते हैं जहां पर यंग पॉपुलेशन ज्यादा हो तो वहां पे वर्क फोर्स ज्यादा हो, वहां पे लोग ज्यादा काम करते हैं। अमेरिका में नहीं, लंदन में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, मेरे भारत महान में। तो दोस्तों आज उसी टॉपिक को करने के लिए हम ये आज नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों मुझे आज याद आता है जब मैं बहुत ही छोटा था। आप यकीन मानिए, मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं बहुत छोटा था तो जहां पे हम रहते थे, हमारे घर के आसपास एक सामने पड़ोसी रहते थे और वो कभी कभी जर्मनी जाते थे। आज भी उनका घर मेरे घर के सामने ही है, लेकिन मुझे वो बात याद आती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो जर्मनी में जाते थे, वहां पे ट्रेड फेयर जैसे हमारे भारत में लगते हैं, वहां पे ट्रेड फेयर लगते हैं और आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेके जाते थे। एक महीना वहीं पे रहते थे। जब वो आते थे तो अपने साथ चॉकलेट्स लेकर आते थे। मैं आज की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं आज से 15-20 साल पहले की बात अगर करूं। आपने आज की इंडिया को देखा है, मैं आज की इंडिया के पास नहीं जा रहा, मैं इंडिया के पहले जा रहा हूं। इंडिया जब 20 साल पहले की इंडिया, 15 साल पहले की इंडिया। दोस्तों जब वो आते थे तो अपने साथ वो चॉकलेट्स लेकर आते थे, टॉफीज लेकर आते थे, इक्लेयर्स लाते थे डेनमार्क की या जर्मनी की। और क्योंकि हम पड़ोसी थे तो दोस्तों हमें वो चॉकलेट्स वगैरह देते थे। मेरा एक भाई और एक बहन और भी है दोस्तों, मैं बड़ा हूं उसमें। हाँ दोस्तों मैं बड़ा हूं, तो जो चॉकलेट एक मिलती थी हम सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। मान लेते हैं उसके 8 पीसेस होते थे, तो मुझे मान लेते हैं 4 पीस मिले, तो मैं अपने 4 पीस बड़े ध्यान से, आराम से, प्यार से छुपा कर खाता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये जो 4 पीस हैं ये जर्मनी के हैं। पता नहीं यहाँ पर, क्योंकि इंडिया में उस समय जर्मनी की चॉकलेट्स मिलती नहीं थी, क्योंकि वो जब दोबारा जाएंगे फिर आएंगे फिर लेकर आएंगे। तो मैं इन चॉकलेट्स को आराम से थोड़ा थोड़ा खाता था, इसलिए कि ये चॉकलेट्स मिल ही नहीं रही इंडिया में। और मैं उनको बड़ी इज्जत भरी नजरों से देखता था दोस्तों, जो मेरे पड़ोसी जर्मनी से आते थे। और आज से 10-12 साल पहले ऐसा ही होता था कि कोई अमेरिका से आया, कोई सिंगापुर से आया, कोई मॉरिशस से आया, कोई थाईलैंड से आया, कोई बैंकॉक से आया, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया, तो आप उसको नीचे से ऊपर तक देखते थे और आपके मन में उसके लिए इज्जत आती थी दोस्तों। ऐसे लगता था कि बहुत बड़ा काम करके आया हो, चाहे वहां पर वो पेट्रोल पंप में रहा हो, लेकिन आपके लिए बड़ा डिस्टेंस था। क्योंकि पहले जमाने में वेस्ट साइड में और ईस्ट में ह्यूज डिफरेंस पाया जाता था। वेस्ट में और ईस्ट में ह्यूज डिफरेंस था दोस्तों। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हम बहुत डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? क्योंकि अंग्रेजों ने हमें, फिरंगियों ने 200, 300, 400 सालों तक लूटा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। आप जिस देश में रहते हैं दोस्तों, उस देश को हम कहते हैं सोने की चिड़िया। इस देश में खनिज पदार्थ बहुत थे, सोना था, हीरे थे। अभी भी मेरा देश सोने की चिड़िया है। लेकिन दोस्तों 300 सालों तक जिसको लूटा गया हो, आप मुझे बता दीजिए, 300 सालों तक जिसको लूटा गया हो, ताजमहल की दीवारों में हीरे लगाए थे शाहजहां ने। लेकिन ये फिरंगी, मेरे पास नाम नहीं है इनको बोलने के लिए, ये जो फिरंगी हैं, इन्होंने
उस ताजमहल की दीवारों से भी हीरे उखाड़ कर अपने देश ले गए। मेरे देश का कोहिनूर का हीरा लाल किला से अपने देश ले गए। दोस्तों 300-400 सालों तक मुझे लूटा गया। मुझे एक चीज बताइए, 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली होगी और जब इन्होंने मुझे लूटा होगा 300-400 सालों तक, तो मैं डरा तो रहा ही हूँगा। मैं बाहर की किसी कंट्री को अपने देश में, मैं बाहर की किसी कंपनी को अपने देश में, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने देश में, या मैंने बाहर के लोगों से बहुत कम बात की 1991 तक। दोस्तों ये सिलसिला चला, दोस्तों ये सिलसिला 1991 तक चला। कहां से शुरू हुआ? 1947 से शुरू हुआ और कहां तक चला? 1991 तक चला। 1991 तक चला। और दोस्तों 1991 में एक ऐसी घटना घट गई, सुनिएगा, 1991 में एक ऐसी घटना घट गई जिसने इंडिया की सोच को बदल डाला। ध्यान से सुनिएगा। उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह। अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर उस समय ना होते तो आज जो आप इंडिया देख रहे हैं, आज जो फील गुड आ रहा है, आज जो आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, ये नहीं मिलती। दोस्तों 1991 में हमारे पास तेल खरीदने के, मैं भी आपको वीडियो दिखाऊंगा, ऑयल परचेज करने के भी डॉलर्स नहीं थे। और जिस देश में डॉलर नहीं हो ऑयल परचेज करने के, तो दोस्तों हमने 1991 में क्या किया, आप गूगल में जाकर चेक करिए, आज भी इतिहास गवाह है। हमने अपना ही सोना शिप्स में दोबारा डाला, दोबारा गिरवी रखा, और उस सोने के बदले हमने क्या लिया दोस्तों? डॉलर्स लिए और उन डॉलर से तेल खरीदा। ये तो बात समझ आ गई। लेकिन 1991 के बाद मनमोहन सिंह जी को और हमारे देश को एक बात समझ आई कि हम कब तक ऐसा करेंगे, कब तक अपना ही सोना उतार कर हम दूसरे देशों को देंगे और उनसे डॉलर लेंगे और तेल खरीदेंगे। दोस्तों 1991 के बाद अगर आप ध्यान से देखें गूगल में जाकर, शायद आप इस दुनिया में नहीं होंगे उस समय, या होंगे, मगर अगर आप गूगल में जाकर अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़िया करें तो एक बात समझ लीजिए, 1991 ऑनवर्ड्स के बाद एक नया कंसेप्ट आ गया जिसको हमने कहा ग्लोबलाइजेशन, जिसको हमने कहा लिबरलाइजेशन, जिसको हमने कहा डीरेगुलेशन, जिसको हमने कहा डी लाइसेंसिंग। ऐसे बड़े सारे कंसेप्ट्स आ गए और आज आप जिस इंडिया को देख रहे हैं वो इंडिया बिल्कुल बदल चुकी थी। हमने बाहर के देशों को इंडिया में बुलाने की कोशिश की, हमने खुद इनवाइट किया, क्योंकि हमें एक बात समझ आ गई थी कि जब तक हम बाहर के लोगों को, बाहर की कंपनीज को अपने देश में नहीं बुलाएंगे, हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज, हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, हमारे यहाँ पर फॉरेन करेंसी नहीं आएगी, तब तक हम अपने देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो 1991 के बाद हमने अपने दरवाजे खोल दिए और मैं बन गया फ्री इंडिया, ओपन इंडिया। आई एम ओपन। और जैसे आजकल मोदी जी पूरे ब्रह्मांड में जाकर घूम रहे हैं और वहां पर जाके लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, वहां की कंपनीज में जा रहे हैं, वहां के सीईओ से बात कर रहे हैं, कोई ऐसा देश नहीं छोड़ रहे, किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ रहे और उन सबको ये कह रहे हैं कि हमारे देश में आइए, हमारे देश में आगे काम कीजिए, मेक इन इंडिया। दोस्तों यही चीज 1991 में रखी गई नींव। और आप देख लीजिए 1991 के बाद हमारे यहाँ पर फॉरेन कोलैबोरेशंस, फॉरेन जॉइंट वेंचर्स, फॉरेन कंपनीज, फॉरेन सब्सिडरीज, ये सब कुछ होनी शुरू हो गई। दोस्तों आप ये समझ लीजिए, जब बाहर के लोग हमारे देश में काम करने आएंगे, टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, और मारुति सुजुकी का संधि हुआ, ऐसे बड़े सारे क्वालिटी वॉल्स, ऐसे बड़े सारी कंपनीज हमारे देश में आई और उन्होंने धंधा शुरू कर दिया। अब आप ये बताएं, जब वो आए होंगे तो अपने साथ डॉलर लाएंगे,
अपने साथ येन लेकर आएंगे, अपने साथ पाउंड लेकर आएंगे, और जब इंडिया में आएंगे मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, जब मेरे भारत के देश में आएंगे तो मेरे देश में तो फेमा लागू है। आप डॉलर पाउंड येन से काम ही नहीं कर सकते, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर पाउंड येन रुपए के अंदर। और जब वो रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो डॉलर पाउंड येन मेरे घर में आएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आएंगे और मेरी रुपए की डिमांड बढ़ेगी। सोचिए, खुद सोचिए, आज मोदी जी क्यों जा रहे हैं? इसी कारणवश जा रहे हैं। आज आप गफार मार्केट हमारे दिल्ली के अंदर देखें, अगर आप, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं दिल्ली की बात बता सकता हूं, वैसे आपके घर में, आपके राज्य में, आपके स्टेट में भी ऐसा जरूर होगा। आपको अमेरिकन फूड चाहिए तो दोस्तों मिलेगा। दिल्ली में रहकर, इंडिया में रहकर अमेरिकन फूड चाहिए तो मिलेगा। आपको दुबई का सोना चाहिए, मिलेगा। दुबई का गोल्ड मिलेगा। आपको डेनमार्क की चॉकलेट चाहिए, आपको मिलेंगी। दिल्ली में रह के रहने की बात कर रहा हूं, डेनमार्क की चॉकलेट्स मिलेंगी। मैं तो कहता हूं ऑस्ट्रेलियन मसाजेस चाहिए, मिलेंगी। आप आवाज तो कीजिए, मेहरबान कदरदान, आवाज तो करें। इसका मतलब आज दुनिया बदल गई है दोस्तों। पहले जैसी मेरी इंडिया नहीं रही, पहले जैसी मेरी इंडिया नहीं रही, सब बदल गया, सब बदल गया। तो इस तरह से मेरे को आज एक चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट करना पड़ रहा है, उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपको किसी बिग फोर में काम करना है, जैसे केपीएमजी, जैसे प्राइस वाटर कूपर, जैसे ई&वाई, जैसे ग्रेट थैंथॉन, ऐसी कंपनीज में अगर वर्क करना है तो दोस्तों इनके सबके क्लाइंट्स आजकल मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हैं। और जब मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हैं तो इन सभी का जो वर्क होता है वो फॉरेन करेंसी में होता है। तो आप समझ लीजिएगा कि ये टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट आज की नींव बन चुका है, आज की डिमांड है। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से कर लें, भगवान ना करे आपसे सीएस ना भी हो, तब भी आप महान बन सकते हैं, क्योंकि आने वाले 10-15 साल इसी टॉपिक के हैं। और मैं आपको इन क्लासेस में कुछ नए आपको कोर्सेज बताऊंगा जो आप कोर्सेज कर सकते हैं, क्योंकि उन कोर्सेज के थ्रू आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी। मैंने उन सभी कोर्सेज को किया और मुझे बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मैं आज आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। इसीलिए आप सबसे पहले मेरे दोस्त आप सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लें, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। आपको केपीओ बनाना हो, आपको बीपीओ में वर्क करना हो, आप इंडिया में रह के काम करेंगे फिर भी दुनिया के काम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल वर्चुअल ऑफिस की बात हो गई है। बरिस्ता, कैफे कॉफी डे, आजकल लोग यहां बैठकर लैपटॉप में काम करते हैं। बस आज मैं इस टॉपिक के थ्रू आपको बताऊंगा कि पैसा कैसे कमाते हैं। पैसा 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 पैसा। दोस्तों मैं 1 मिनट का एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा और फिर मैं आगे चलूंगा। 1 मिनट के लिए आप उस वीडियो को देखें। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, अक्षय कुमार क्या कह रहा है कैटरीना कैफ को, पैसा पैसा पैसा, सोना, हीरे, कोहिनूर, येन, डॉलर्स, चांदी, इन सब की बातें करेंगे। आप सभी बच्चे अपने ऊपर यहाँ पर चैप्टर के ऊपर रजिस्टर में लिख लें फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। और मैं चाहता हूं कि आप बुक को ओपन करें, पेज नंबर 334, पेज 334 ओपन कर लें। उसके अगले पेज में ए लिखा हुआ है और मैंने वहां पर कुछ कंसेप्ट्स लिखे हैं। इस बात का दावा है कि आप जितनी मर्जी YouTube की वीडियोस देख लीजिए, आप जितनी मर्जी फेस टू फेस क्लासेस देख लीजिए, आप जिसकी मर्जी पेन ड्राइव परचेज कर लीजिए, लेकिन एक बात मैं बता दूं, एक बात ये जरूर चेक करना कि क्या उस
वीडियो में, क्या उस पेन ड्राइव में, क्या उस फेस टू फेस की क्लास में, क्या 91 कंसेप्ट कवर्ड है दोस्तों? सीएस के लिए 91 है, सीए आईसीएमएम में तो मैंने और कंसेप्ट रखे हुए हैं। कंसेप्ट 91 तक मैंने आपको देने की कोशिश की है दोस्तों। आपसे प्यार किया है, मैं पूरी नॉलेज दूंगा। भले आप सारे यूट्यूब के वीडियोस डाउनलोड कर लीजिए इस चैप्टर के लिए, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब करें या लोगों को बताएं या अपने दोस्तों को बताएं। आप देखिए, फर्स्ट कंसेप्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिखा मैंने, और उसके साथ मैंने सीबीक्यूज और ईपीक्यूज लिखे। मैं आपके सामने उसको खोलता हूं, आप देखें एक बार। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, मैंने एक बात बताने की कोशिश की है इसमें कि आपके सामने मैंने यहां पर वही वाला पेज ओपन कर दिया, या चलिए अभी वो पेज ओपन नहीं हुआ, मैं अभी आपको वो पेज लेके चलता हूं और फिर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कंसेप्ट्स कितने मैंने दिए हैं। ये लीजिए दोस्तों, खोल दिया। ये देखिए दोस्तों, अपना पेज खोल लीजिएगा और मैं एक चीज बता दूं, पहला कंसेप्ट मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप किसी भी क्लास को जाकर चेक कर लीजिएगा, मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और कंसेप्ट 2 लिखा है होम करेंसी एंड डोमेस्टिक करेंसी। मैं बताऊंगा इन क्लासेस में कि होम करेंसी क्या होती है और डोमेस्टिक करेंसी क्या होती है। कंसेप्ट 3 फॉरेन करेंसी, कंसेप्ट 4 कंट्रीज एंड करेंसीज, कंसेप्ट 5 में मैं आपको फ्लो चार्ट कराने वाला हूं, कंसेप्ट 6 में एक्सचेंज रेट। ऐसे मैंने 90 कंसेप्ट लिखे हैं दोस्तों, 91 कंसेप्ट लिखे हैं। दावा इस बात का है कि आप कहीं भी क्लास कर रहे हो, आप एक बार चेक तो कर लें कि क्या आप 91 कंसेप्ट कर रहे हैं या 10-15 कंसेप्ट में ही वो चैप्टर क्लोज हो गया। दोस्तों, ये टॉपिक आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है, इसलिए आपको जरूर चेक करना है। मेरे हिसाब से इसमें 6-7 लेक्चर्स लग जाएंगे। टोटल हम 91 कंसेप्ट करेंगे। शायद ऐसा भी है कि कुछ कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं क्लास में बताता रहूंगा, और कुछ कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। हम यहाँ पर थ्योरी के क्वेश्चंस मैंने 22 लिखे हैं, 22 क्वेश्चंस लिखे हैं। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस 81 है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 33 है, ऑब्जेक्टिव टाइप 11 है। मैंने अपनी बुक में हर चीज को देने की कोशिश की है दोस्तों, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से 1 मिनट के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं पहले उसको 1-2 स्लाइड्स लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे। मैंने आपको अभी तक एक ही बात बताई कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको ये चैप्टर क्यों करना है, और आजकल इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्यों है। तो चलते हैं दोस्तों, चलते हैं, लिखते हैं। आइए, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है दोस्तों। हम हद से गुजर जाएंगे, हम प्यार की बातें करेंगे। बस आप स्टार्ट तो कीजिए, फिर आपको खुद लगेगा कि जो बातें आपने इन वीडियो से सीखी हैं वो आपने पहले कभी नहीं सीखी थी। एक बार शुरू तो करिए ना मेरे बेटे, स्टार्ट तो करिए ना। आइए, मैंने फुल स्क्रीन कर दी। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। आज के लेक्चर में मैं, देखिए कितना सिस्टमेटिक काम है। टोटल 91 लेक्चर्स है, टोटल 91 लेक्चर्स हैं। मैं आज के लेक्चर में टोटल 91 कंसेप्ट्स हैं। मैं आपको आज के लेक्चर में 10, 12, 13, कुछ 15 कंसेप्ट्स बताऊंगा, इसलिए इंपॉर्टेंट होकर ध्यान से बैठना है। चलिए, मेहरबान कदरदान, स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं जो दोस्तों, लिखिए कंसेप्ट नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वाई फॉरेन एक्सचेंज, कंपेयर कर लीजिएगा मेरी फॉरेन एक्सचेंज की नॉलेज किसी से भी। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड वाई फॉरेन एक्सचेंज, वाई फॉरेन एक्सचेंज। लिखते हैं ए पॉइंट, स्टार्ट।
मैं आज के चैप्टर में यह बताऊंगा कि हमारी इंडियन रुपी 60-70 रुपए के बराबर है और वहां का एक डॉलर दिल में छुरियां चलती हैं, दिल में चाकू लगते हैं दोस्तों, दर्द होता है कि मेरी इंडिया की करेंसी चीपर क्यों। ये सब बातें करेंगे। ए पॉइंट लिख लिया। टिल नाउ our chapters were limited to domestic boundaries of a given country. Till now our chapters were limited to domestic boundaries of a country. आज तक हमने जितने भी चैप्टर्स किए वो डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर रह के किए। बट आज आपको मैं यकीन दिलाता हूं, अगर आपने 5, 6, 7 लेक्चर्स ईमानदारी से मेरे अटेंड कर लिए और क्वेश्चन साथ कर दिए और कैलकुलेटर का प्रयोग किया और मेरी बातों को ध्यान से सुना, तो मैं आपको इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजर बना दूंगा। इस बात का दावा है दोस्तों। सी पॉइंट लिखिए। नाउ यू हैव टू थिंक ग्लोबली। आपको ग्लोबली सोचना होगा, वर्क ग्लोबली। आपको ग्लोबली वर्क करना है दोस्तों। लिखिए सी पॉइंट। डी पॉइंट में देखिए क्या लिखा है। डी पॉइंट में देखिए क्या लिखा है। विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वी कैन नॉट थिंक ग्लोबली, वर्क ग्लोबली, अर्न ग्लोबली। हम नहीं कर सकते। अब गया जमाना, बीते रहे दिन, बीते भैया, अब तो बीते। क्योंकि आज आपकी नजर एक छोटी कंपनी में नहीं है। आज आपका मन करता है कि आप डेलॉयट में वर्क करें और डेलॉयट में सारे क्लाइंट्स फॉरेन है दोस्तों। आज आपका मन करता है कि आप ग्रैंड थॉमसन में काम करें। आपका मन करता है कि आप केपीएमजी में वर्क करें और इंडिया में रहकर आप बाहर के देशों में जाकर ऑडिट करें, क्योंकि आप उनसे प्रभावित हैं। दोस्तों केपीएमजी के सारे क्लाइंट्स फॉरेन हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इन सभी चीजों में अगर वर्क करना है तो कंसेप्ट 2 लिखना पड़ेगा। लिखते हैं जी। एक बार कंसेप्ट 2 लिख दीजिए। मैं तो कहता हूं कंसेप्ट तो कवर्ड ही नहीं है, स्लाइड्स भी किसी ने नहीं बनाई। मैंने सारे यूट्यूब देख लिए, किसी ने मेहनत नहीं की। बंदा खड़ा आपके सामने जो सेवा में हाजिर है। कंसेप्ट नंबर 2, होम करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी का मतलब लिखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम करेंसी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। लिखिए। घर, ये मेरा घर, ये तेरा घर, महिमा चौधरी का घर, महिमा चौधरी का घर। लिखिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डॉलर की करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है। बैरक ओबामा काले रंग का है, उसकी बीवी काली है, उसकी बेटियां भी काली हैं, लेकिन वो कौन से घर में रहता है? सफेद घर में। और किन लोगों पे राज करता है? सफेद गोरे लोगों पे। तो ऐसा क्या है अमेरिका के अंदर जो इसने पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया? आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। पानी एक तरफ, दूध एक तरफ। आज होगा फॉरेन करेंसी। कंसेप्ट 3 लिखिए। फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी। कंसेप्ट 3, फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी। For any country, any currency other than home currency will be named as foreign currency. मैं इंडिया में रहता हूं तो रुपी को छोड़कर बाकी सारी करेंसीज फॉरेन करेंसीज हैं। तो फॉर इंडिया डॉलर, यूरो, पाउंड, येन। इंडिया के लिए ये सारी करेंसीज फॉरेन करेंसीज हैं। यूएसए के लिए ये सारी करेंसीज फॉरेन करेंसीज हैं। तो एक बार देख लीजिए, आपने नहीं लिखा तो लिख ले, मैं फिर पीछे चला गया। फॉरेन करेंसी। एक बच्चा कहता है सर ये मास्टर सिंबल्स नहीं लिखे जा रहे। कोई बात नहीं बेटे, मेरे से भी नहीं लिखे गए थे, अभी ऐसे लिख दीजिए। कई बार लाइन ऊपर नीचे डलेगी बेटे, मुझे भी पता है ऐसी डलेगी, घबराने की बात नहीं है। आप लिखिए तो सही।
अभी लिखिए तो सही, मैं आपकी हिम्मत बंधाऊंगा। आपसे तो फिर थोड़ा सा लिखा जा रहा है, मेरे से तो लिखा भी नहीं जाता था, क्योंकि जब मैंने सीए की थी, जब मैंने सीएस की थी, जब मैंने सीएमए किया था, यकीन मानिए ये कोर्स में नहीं होता था। तो मेरे सामने एक चैलेंज था कि भूपेश आनंद या तो इस टॉपिक को समझ ले या पढ़ाना छोड़ दे, और मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया। और मेरे घर वाले कहने लगे कि ये लड़का पागल हो गया है, दोबारा सीए कर रहा है क्या, दोबारा सीएस कर रहा है क्या, दोबारा सीएमए कर रहा है क्या। दोस्तों, इतने मोटे मोटे बिट्टू के रजिस्टर खरीदे और खुद प्रैक्टिस की और सिंबल्स की प्रैक्टिस की, और आज मेरी महारत फॉरेन एक्सचेंज, पोर्टफोलियो, कैपिटल बजटिंग, डेरिवेटिव्स जैसे टॉपिक्स में बहुत ज्यादा है। दोस्तों, मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं डूब चुका हूं इन टॉपिक्स के अंदर। तो कंसेप्ट नंबर 3 के बाद आप आगे लिखें कंसेप्ट नंबर 4, कंट्रीज एंड करेंसीज। कंट्रीज एंड करेंसीज, कंसेप्ट 4, कंट्रीज एंड करेंसीज। आप बता सकते हैं कि इस दुनिया में, मैंने अभी आपको पूरे अर्थ प्लैनेट का चित्र दिखाया, उस पूरे अर्थ प्लैनेट में कितनी कंट्रीज हैं और उन कंट्रीज में कितनी करेंसीज हैं? लगभग 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 250 कंट्रीज, 250, और उनमें 150 लगभग करेंसीज हैं मेरे बेटे। अब सवाल आता है कि 250 कंट्रीज हैं और 150 करेंसीज हैं, ऐसा क्यों? बेटे, कुछ कंट्रीज में डॉलर जैसी करेंसी ही बार बार प्रयोग होती है, यूएसडी ही यूज होता है, इसलिए लिखें। लेकिन मेरे बेटे, एक बेटे ने तो मुंह इतना पीला कर लिया, उसका चेहरा देखे तो पीला सा पड़ गया, जैसे पता नहीं क्या हो गया। बेटे, एक चीज मैं बता दूं, 250 करेंसी या 150 करेंसीज नहीं करनी। हाँ, 250 कंट्रीज घूमनी है। आपको मैं 5-6 करेंसी बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको समझनी है। बस अगर आपने उन 5-6 करेंसीज में अपना हाथ सेट कर लिया तो दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं, कोई पेपर नहीं जो आप नहीं कर पाएंगे। तो लिखिए वो करेंसीज कौन सी हैं। अब इसमें क्या करना है, आपने टेबल तो यही बनाना है। नेम ऑफ कंट्री लिखिए पहला, नेम ऑफ करेंसी लिखिए दूसरा कॉलम, और तीसरा कॉलम है सिंबल का। तो सबसे पहले आप इस दुनिया की सबसे महंगी कॉस्टली करेंसी लिखेंगे, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। और बेटे, करेंसी में देख लीजिए, सिंबल में देख लीजिए क्या कर रहे हैं, GBP, GBP आप लिख रहे हैं GBP। पहले 2 सिंबल्स उस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं और जो तीसरा सिंबल है वो उस करेंसी से बिलोंग कर रहा है। आप बात समझ रहे हैं? तो कभी लिखा हो GBP तो समझ लाना, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और उसका सिंबल बनाइए। अभी बनाइए, मैं समझाऊंगा। दूसरी लिखिए यूरोपियन का यूरो। 5-6 करेंसी तो ध्यान में रखनी है मेरे बेटे, यूरोपियन का यूरो। और आपको इन सभी देशों में घूमने भी तो जाना ना बेटे, घूमने भी तो जाना ना। यूरो यूरो यूरो, और इसका सिंबल बनाइए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेम ऑफ कंट्री है जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और नेम ऑफ करेंसी है यूएसडी, यूएसडी, यूएसडी। तो दोस्तों सिंबल है डॉलर, डॉलर, एस 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 डंडी, एस डंडी। नेम ऑफ कंट्री 4th लिख लीजिए। वैसे तो जरूरी है 4th जापान ही आएगी, लेकिन मैंने जैसे बताया कि हम 4-5 करेंसीज का ध्यान रखेंगे। जापान लिखिए, जापान में करेंसी का नाम लिखिए येन, और येन के साथ लिखिए सिंबल आपके सामने है। फिर बीच में हांगकांग नहीं लिखना, ब्राजील नहीं लिखना, चाइना नहीं लिखना, लेकिन मेरा देश इंडिया का लिखना है। इंडिया लिखिए INR, INR। और दोस्तों देव लिपि से मेरा सिंबल लिया गया रुपी, रुपी का निशान बनाइए। चलिए, और करेंसी नहीं लिखनी दोस्तों। तो कंसेप्ट 5 में
हम इस पूरे चैप्टर का एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करने जा रहे हैं और इस फ्लो चार्ट से मैं ये बताऊंगा कि ये चैप्टर आपके लिए क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, वो तो शायद मैं बता भी चुका हूं। इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे ये बताने जाऊंगा और फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का होगा। आप लिखें फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट, फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट विच explains the meaning of foreign exchange risk and foreign exchange risk management. Following is the flow chart which explains the meaning of foreign exchange, foreign exchange risk, and foreign exchange risk management, foreign exchange risk मैनेजमेंट। बेटे आपने बड़े YouTube के वीडियोस देखे होंगे, बड़े टीचर को देखा होगा, कोई इतने प्यार से इतने डांस कर करके कोई कराता है क्या? बेटे मुझे प्यार है ना, प्यार है, आपसे प्यार है मेरे बेटे। बेटे अपने रजिस्टर में खुला खुला बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड में एक सर्कल एक रेक्टेंगल बनाकर ऊपर लिखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अभी आप लिख लें, ठीक है बेटे। मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मैं फेमा की मदद लूंगा फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग समझाने के लिए, मैं फेमा की मदद लूंगा फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग समझाने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड्स फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी होती है, फॉरेन डिपॉजिट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन बिल्स एंड फॉरेन बोरोइंग्स। बेटे फॉरेन एक्सचेंज में सब कुछ होता है जो फॉरेन करेंसीज में रिलेट किया जा सके। फॉरेन करेंसी, फॉरेन डिपॉजिट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन बिल्स, फॉरेन बोरोइंग्स। बेटे अभी ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना, डायग्राम लंबा चल रहा है बेटे, आपको पता ही है हर चैप्टर में मैं सबसे पहले एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करता हूं और कुछ टीचर्स भी इस समय यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं बेटे, आप सब देखिए, टीचर्स भी देखिए, क्योंकि वो देखकर ही पढ़ाएंगे। दोस्तों मुझे कोई बात ऐसी है ही नहीं, गंगा का पानी कभी खत्म थोड़ी होता है बेटे, जितना सब लेते हैं लेते जाएं और बढ़ जाता है। मेरी भावना है कि वो टीचर्स भी देखें और अगर उनको इंप्रूव होना तो हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज ये रही उनके सामने। मीनिंग ऑफ फॉरेन रिस्क, बेटे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं फॉरेक्स रिस्क। मीनिंग ऑफ फॉरेक्स रिस्क शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटे, द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, द पॉसिबिलिटी ऑफ, लिख लें आप पहले। तीसरा ब्लॉक बनाकर लिखें ऊपर, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, उसको लिखें। बेटे ये ऐसे है जैसे मैं आपको बताऊं, ऐसे ब्लॉक बना रहे हैं मेरे बेटे, जैसे आपने दुनिया का मैंने आपके सामने रखा, यहां पर आपने लिखा मीनिंग या फ्लो चार्ट ऑफ मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। यहां पर आप लिख रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहां लिखा आपने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मतलब आपने ब्लॉक बनाना और उसके बीच में लिखना है मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फिर बेटे तीसरा ब्लॉक बना रहे हैं, यहां लिखा आपने या भी लिखेंगे मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। और ये धीरे धीरे आगे चलता जा रहा है ब्लॉक। फिर मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखूंगा, फिर उसके बाद नीचे 4 टेक्निक्स होंगी। तो बेटे इस तरह से प्रिपेयर करना है, अपने हाथ से प्रिपेयर करना है मेरे बेटे, अपने हाथ से प्रिपेयर करना है। इस बात को आप समझ लीजिएगा, अपने हाथ से प्रिपेयर करना है मेरे बेटे। चलिए, मीनिंग ऑफ
फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, बड़ी मेहनत की है बेटे इन स्लाइड्स को, इन कंसेप्ट्स को, इन क्वेश्चन को इकट्ठा करने में। मैनेजमेंट का मतलब आप खुद समझते हैं। अगर मैं आपसे खाली मैनेजमेंट पूछूं तो मैनेजमेंट का मतलब होता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करने का नाम ही फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। बेटे आपने मैनेजमेंट नॉर्मल पढ़ा है, मैं बस उसमें आगे फॉरेक्स मैनेजमेंट ऐड कर रहा हूं। मैनेजमेंट तो बड़ी तरह की होती है बेटे, होटल मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट। आपने वो मूवी देखी गरम मसाला, गरम मसाला, उसमें किस तरह से अक्षय एयर होस्टेसेस को मैनेज करता है। ठीक है जी, चलिए 3 क्वेश्चंस लिखेंगे नीचे, जैसे मैंने अभी कहा। आई विल आंसर दीज 3 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फॉरेक्स अरिथमेटिक। आप समझ लीजिए मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं कराया और शायद आज की क्लास में कराऊं भी ना। बेटे मेरा अंदर से भाव है कि आपको लॉजिक समझ आए। लिखिए लिखिए, व्हाट इज फॉरेक्स अरिथमेटिक, पहला क्वेश्चन। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कितनी तरह के होते हैं। हाउ टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं। अब ये 3 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मैं आपके सामने 3 स्टेप्स लिखूंगा, 3 लिख रहा हूं। आप लिखिए स्टेप नंबर 1, मतलब ये तीनों क्वेश्चंस थे, उसके नीचे एरो जा रहा है। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहले स्टेप 1 में लिखिए जी फॉरेक्स अरिथमेटिक क्या होती है, हम ये बताएंगे। फॉरेक्स अरिथमेटिक में मैंने 10-12 चीजें बतानी है, सारी तो नहीं लिख सकता। आप खाली एक नाम लिख लें, HC होम करेंसी, FC फॉरेन करेंसी, DQ डायरेक्ट कोट। एक बच्चा मुझसे पूछने लगा कि क्या फुल फॉर्म लिखनी है, मैं थप्पड़ मारूंगा। आप फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी आप शॉर्ट फॉर्म लिखे, फुल फॉर्म में बता दूंगा। DQ, IDQ इनडायरेक्ट कोट। ऐसी बेटे 10-12 चीजें जो अरिथमेटिक में करेंगे। जैसे आप अभी अरिथमेटिक के नीचे लिखिए बैंक रेट करेंगे बेटे, स्पॉट रेट, SR, फॉरवर्ड रेट करेंगे बेटे, थ्योरीज ऑफ ट्रेड भी करेंगे बेटे, डिस्काउंट की बातें करेंगे बेटे, आर्बिट्रेज की बातें करेंगे। तो बेटे छोटी छोटी बातें हैं, आप समझ लीजिए। अरिथमेटिक जो आप लिख रहे हैं, फॉरेक्स अरिथमेटिक स्टेप नंबर 1 में आप होम करेंसी लिख चुके हैं, डायरेक्ट कोटेशन लिख चुके हैं, बैंक रेट लिखिए, स्पॉट रेट लिखिए, थ्योरीज ऑफ ट्रेड लिखिए, प्रीमियम डिस्काउंट लिखिए, आर्बिट्रेज लिखिए। इसके अलावा भी एक बात होगी, वो मैं बता दूंगा। स्टेप नंबर 1 के बाद हम लेंगे स्टेप नंबर 2। लिखिए जी स्टेप नंबर 2। बेटे स्टेप नंबर 2 में लिखा हुआ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। और बेटे 4 तरह के रिस्क लिखने। एक होता है बेटे ट्रांजैक्शन रिस्क, एक होता है ट्रांसलेशन, बताऊंगा ट्रांसलेशन रिस्क। थर्ड होता है इकोनॉमिकल रिस्क, और बेटे फोर्थ होता है पॉलिटिकल रिस्क। आप जब भी फॉरेन एक्सचेंज में डील करेंगे, जैसे इन्फोसिस डील करती है, इन्फोसिस का नाम सुना है, विप्रो, TCS, ये सभी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती हैं फॉरेन कंट्रीज के लिए, और इनको फॉरेन करेंसी मिलती है। बेटे एक्सपोर्टर इंपोर्टर की बातें करूंगा, तो आप 4 रिस्क लिख लीजिए। एक ट्रांजैक्शन रिस्क,
एक ट्रांसलेशन रिस्क, उसके नीचे इकोनॉमिकल रिस्क, एक पॉलिटिकल रिस्क। और बेटे स्टेप 3 में आ जाइए, मतलब सबसे पहले आपको स्टेप 1 पता होना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है कि ये मास्टर थ्योरी बताता जाएगा, प्रैक्टिकल भी बताएगा। बेटे आज मैं पूरा थ्योरी बताऊंगा, शायद एक आध क्वेश्चन आखिरी में कर भी पाऊं, लेकिन एक चीज बता दूं, आज की क्लास अगर आपने ध्यान से अटेंड कर ली तो आपका बेस, एक नींव बन जाएगी आने वाली क्लासेस में। भले वहां पे नए कंसेप्ट होंगे, लेकिन एक बेसिक आपके हाथ में होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट तीसरा स्टेप है, और उसमें 2 टूल्स करेंगे। एक का नाम है इंटरनल हेजिंग टूल्स और दूसरे का नाम है एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स। इंटरनल हेजिंग टूल्स, एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स। हेज करना मतलब अपने आप को बचाना, रिस्क को कवर करना, बेटे उसको बोलते हैं हेज। ठीक है जी, लिख लिया। अब आप ये बताइए, जब आप ये सब काम करेंगे तो यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ब्लॉक बनाइए, अभी मैं लिखवाऊंगा, इसी ब्लॉक में लिखना है ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है जी, आइए मैं इस बात को लिखवा दूं कि ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव यहां पर लिख रहे हैं आप, जैसे आपने चित्र बनाया, ऑब्जेक्टिव यहां लिख रहे हैं, आप बना चुके होंगे। कहते हैं बेटे करने से ज्यादा समझ आता है, आप प्लीज साथ साथ जरूर करें। ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा कि आप एक अच्छी मूवी देखकर आते हैं, एक अच्छी सी मूवी देखते हैं, आपको उसमें हीरोइन बहुत अच्छी लगती है, हीरोइन की ड्रेस भी बहुत अच्छी लगती है। आप बताइए, आप रामलाल हैं और आप अपने दोस्तों से क्या उस मूवी के बारे में शेयर करते हैं या नहीं करते? जबकि आपसे वो दोस्त पूछ नहीं रहे, लेकिन बेटे एक इंसान की खासियत होती है, अगर उसको अंदर खुशी है तो बेटे वो जितनी बांटता है ना खुशी, जितनी खुशी बांटेगा ना बेटे, जितनी खुशी बांटेगा ना बेटे, उतनी खुशी बेटे बढ़ जाएगी, बेटे उतनी खुशी बढ़ जाएगी। आपको याद है जब आपका पास हुए थे आप, और आपने से कोई पूछ नहीं भी रहा था, फिर भी आपने सबको कहा मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। तो बेटे वो आप बताकर खुशी को बढ़ा रहे थे। और बेटे जब इंसान दुखी होता है ना, जब दुखी होता है ना, तब भी वो शेयर जरूर करता है। कहते हैं दुख बांटने से कम होता है। एक बच्चा कहने लगा ये ऑब्जेक्टिव बता रहा था मास्टर, ये कहाँ चला गया? बेटे इसका अभी रिलेशनशिप है ना, अभी बताऊंगा ना आपको रिलेशनशिप मेरे बेटे। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर एक कंपनी के अंदर, अगर एक कंपनी में फॉरेन एक्सचेंज अच्छी तरह से यूज हो रही है तो बताइए प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे बेटे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। और बेटे अगर एक कंपनी में प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो आप बताइए उस कंपनी की ईपीएस भी बढ़ेगी, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगी बेटे, बिल्कुल बढ़ेगी। बेटे ईपीएस मुझे पता है आपके मन में आ रहा है कि 2 प्रकार की होती है, एक बेसिक ईपीएस और एक बेटे डिल्यूटेड ईपीएस। मुझे पता है आपके मन में ये बातें आ रही हैं, मुझे मालूम है, लेकिन अभी आप ईपीएस मानिए। आप बताइए जब आप इस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे और आपकी कंपनी की ईपीएस बढ़ेगी, मान लेते हैं आप इन्फोसिस के शेयर होल्डर हैं या आप टीसीएस के शेयर होल्डर हैं, और उस कंपनी में फॉरेन एक्सचेंज अच्छी तरह से मैनेज हुई है, उस कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े, ईपीएस भी बढ़ी है, आपको खुशी है। आप बताइए वो खुशी क्या आप लोगों से शेयर करेंगे या नहीं करेंगे? बेटे बिल्कुल करेंगे। अब बताइए अगर आप वो खुशी अपने दूसरे लोगों से शेयर करेंगे तो वो लोग भी जब उनका मन करेगा, आप नहीं कहेंगे, फिर भी जब उनका मन करेगा शेयर्स खरीदने को, क्या वो इस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे बेटे। आप जिसको कहते हैं ना कि ये मूवी अच्छी है,
आप उसको कहते नहीं देखने जा, लेकिन उसके माइंड में आपने एक प्रतिबिंब बना दिया। जब उसको मौका लगेगा, और उसको मौका लगेगा जब मूवी देखने का, तो वो मूवी वही देखेगा जिसके बारे में उसने सुना है। दोस्तों इसी तरह से ये लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। अच्छा, जब कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो मुझे बताइए, उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। इकोनॉमिक्स का रूल है, आप किसी चीज को ज्यादा खरीदते हैं तो अल्टीमेटली उसकी डिमांड बढ़ती है। और दोस्तों, डिमांड जब इंक्रीज होती है और सप्लाई उतनी ही रहती है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ जाता है। और जब मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ता है तो एक आम शेयर होल्डर, अमेरिका में आम शेयर होल्डर को कॉमन शेयर होल्डर बोला गया है, उसकी वेल्थ बढ़ती है। तो दोस्तों, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है जो आपने वहां पर ब्लॉक में लिखना है। आपने जो ब्लॉक में लिखना है वो एक ही ऑब्जेक्टिव है, उसको लिखिएगा। मैं वही बताने जा रहा हूं, आप उसको लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, लिखिए जी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। बहुत बढ़िया। तो आइए, वेल्थ का एक फॉर्मूला लिख दीजिए। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एमपीएस। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तो वेल्थ इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमपीएस। तो दोस्तों, ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज का ऑब्जेक्टिव है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। तो दोस्तों, कंसेप्ट 5 तक आप लिख चुके हैं। मैं बस चाहता हूं एक आध कंसेप्ट और लिख लें जिससे कि हम आगे चलें। कंसेप्ट 6, एक्सचेंज रेट। और दोस्तों, यही कंसेप्ट मैंने बुक में दिए हुए हैं। बुक में भी इसी नंबरिंग के हिसाब से कंसेप्ट लिखे हुए हैं। तो कंसेप्ट नंबर 6, एक्सचेंज रेट। कंसेप्ट नंबर 6, एक्सचेंज रेट। Exchange rate is the rate at which one currency is exchanged। जैसे आपको प्याज खरीदने, आलू खरीदने, सोना खरीदने, आप सोना खरीदते हैं, पैसे देते हैं। 10 ग्राम सोना खरीदा, 30,000 रुपए दिए, तो मैं कहूंगा 30,000 रुपए और 10 ग्राम सोना, ये इनके बीच में एक्सचेंज रेट है। इसका मतलब 1 ग्राम, सुनिएगा, 1 ग्राम 3,000 रुपए का है, 10 ग्राम 30,000 रुपए के हैं। तो यही तो एक्सचेंज रेट है। जिस रेट में हम दो चीजों को खरीदते हैं और बेचते हैं, उसी को तो कहते हैं एक्सचेंज रेट। आइए, कंसेप्ट नंबर 7 बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। पहले लिख लें, फिर मैं आपको बताऊंगा, और इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन भी हम करना शुरू करेंगे। कंसेप्ट नंबर 7, बेस करेंसी एंड कोट करेंसी। आप जितने मर्जी वीडियोस देख लीजिएगा यूट्यूब के, कोई भी बेस करेंसी और कोट करेंसी का कंसेप्ट नहीं बताता मेरे बेटे, और दुनिया यही से शुरू होती है। लिखिए तो सही। कोड को अंडरलाइन कर दीजिएगा, बेस को अंडरलाइन कर दीजिएगा। द करेंसी विच इज यूनिट करेंसी, दैट इज फिक्स्ड करेंसी, इज नेम्ड एज बेस करेंसी। अंडरलाइन कर दीजिएगा, अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आइए मेहरबान कदरदान, आज हम फॉरेन एक्सचेंज की बेसिक नॉलेज को सीख रहे हैं। आइए
मैंने आपको समझाने के लिए अभी लिखा है, तभी समझाया कुछ नहीं है, समझाऊंगा, ठंड रखिएगा। $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। अब रुपी का मैंने सिंबल बनाना था, गलती से उस पीपीटी वाले ने ठीक नहीं बनाया, कोई टेंशन नहीं है। और यूएसडी भी, यूएसडी भी कैपिटल होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, आप खाली लिखिए ना। आप खाली लिखिए ना, आप खाली लिखिए ना, ठीक है जी। आइए मेहरबान कदरदान, अब बेटे मैंने एक बात ये बतानी है कि अभी क्या आपने यहां तक लिख लिया हो, तो मैं थोड़ी सी बात ये बताऊंगा, और क्योंकि ये बात बड़ी कीमती है, इसलिए मैं हमेशा, पता है बेटे, मैं एक बात बता दूं कि मैं, ठीक है बेटे, अब सुनिएगा, बस क्लास का आखिरी ही पहर चल रहा है। मैंने ये बताने की कोशिश की है बेटे आपको सभी को कि एक्सचेंज रेट जो हम करने वाले हैं, एक्सचेंज रेट जो हम करेंगे, एक्सचेंज रेट जो हम करेंगे, एक मिनट बेटा जरा थोड़ा सा कहीं पे दुनिया की फोटो आ गई मेरे बेटे, दुनिया की फोटो आ गई मेरे बेटे। कंसेप्ट नंबर 6 को ध्यान रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। कंसेप्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट। बेटे इसका अगर मैं हिंदी अनुवाद पूछूं तो मैं ये कहूंगा, जब एक चीज दूसरी किसी चीज से अदला बदली की जाए तो किस भाव से की जाए, किस रेट से की जाए, उस अदला बदली के भाव का ही तो नाम है एक्सचेंज रेट। जैसे आप प्याज खरीदते हैं 50 रुपए का 1 किलो, आप प्याज खरीदते हैं 50 रुपए का 1 किलो, तो बेटे 1 किलो इज इक्वल टू 50 रुपीज। बेटे ये ओनियन का एक्सचेंज रेट ही तो है, ये ओनियन का एक्सचेंज रेट ही तो है। जैसे आप टमाटर खरीदते हैं, एक बच्चा कहता है जी हम नहीं खरीदते, कोई बात नहीं बेटे, वो दिन भी आएंगे जब आप थैला लेकर अपने घर से जाएंगे और आपको राम प्यारी घुसने नहीं देगी जब तक टमाटर प्याज और सब्जियां उस थैले में भर के नहीं लेकर आओगे। बेटे सारे काम सारे करने भी पड़ेंगे बेटे, भगवान कृष्ण ने भी कहा कि सारे काम करने बेटे, लेकिन लिमिट में रहकर। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब दो चीजों को बदलते हैं, जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि आपको आज के बाद 3-4 करेंसीज का ध्यान रखना है। एक तो पाउंड का ध्यान रखना है, पाउंड का सिंबल नहीं बनेगा, बन जाएगा धीरे धीरे, कोई टेंशन की बात नहीं है। GBP। एक यूरो का ध्यान रखना है, ठीक है जी। एक USD का ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब देखिए ये जो पहले 2 वर्ड हैं ये उस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी कुछ है ये उस करेंसी से बिलोंग कर रहा है। 3 सिंबल ये याद रखने हैं। उसके बाद आपने मान लेते हैं पहला नंबर इसका है, सबसे महंगी करेंसी है, आपको पता है 1 पाउंड 90 रुपए के बराबर है, मान रहे हैं, एक सेकंड में हाइपोथेटिकली सोच रहा हूं। 1 यूरो 80 रुपए के बराबर है, $1 70 रुपए के बराबर है। ऐसा है नहीं, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि पाउंड सबसे महंगा है, यूरो उससे सस्ता है, डॉलर उससे नीचे है, और 8वां 9वां नंबर मैं कहता हूं जी मेरे रुपी का है, मेरा भारत महान, रुपी, और 10वां नंबर है येन का। बस दोस्तों 5 करेंसीज अगर आप याद कर लेंगे ना, और एक नियम याद रख लेंगे कि पहले 2 वर्ड्स उस कंट्री से बिलोंग करते हैं और थर्ड वर्ड उस करेंसी से बिलोंग करता है, तो मैं ये समझता हूं कि आप इस दुनिया के सभी क्वेश्चंस कर डालेंगे। और 5 सिंबल्स ध्यान में रखने हैं जी, मैं रिपीट करके बनाता हूं, देखिए पाउंड, यूरो, डॉलर, रुपी, येन। अब आपको मालूम है कि इस दुनिया में जो रूल कर रहा है ना इस समय, डॉलर कर रहा है।
आपको पता है जब ये दुनिया बनी थी तो सबसे पहले ग्रोथ कहाँ आई थी? यूरोप में आई थी, और यूरोप के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ग्रोथ आई और अभी भी चल रही है। और उसके बाद कहते हैं कि 4 कंट्रीज ग्रो करेंगी जिनका नाम है ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, और कर भी रही है। तो मैं आपसे कह रहा हूं इस समय यूएसए का बोलबाला है जी पूरी दुनिया में। आपको ऑयल खरीदना है, आपको चॉकलेट्स खरीदनी है, आपको कुछ भी खरीदना है, आपको सोना खरीदना है, आपको ऑस्ट्रेलिया की मसाजिश करानी है, इस दुनिया में कुछ भी करना है, यकीन मानिए आपको डॉलर से ही एक्सचेंज रेट पता होना चाहिए, डॉलर से ही एक्सचेंज कैलकुलेट करेंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि $1 का जब मैं रेट लिखता हूं 60 रुपीज, तो दिस इज द एक्सचेंज रेट बिटवीन, दिस इज द एक्सचेंज रेट बिटवीन, ये किस किस के बीच में एक्सचेंज रेट है? यूएसडी एंड रुपी। एक्सचेंज रेट बिटवीन यूएसडी एंड रुपी, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डॉलर और रुपी के बीच में एक्सचेंज रेट है मेरे बेटे। अब इस किसी भी एक्सचेंज रेट में एक करेंसी जो होती है बेटे उसको बोलते हैं बेस करेंसी। इस बात को सुनना है ध्यान से। और बेटे एक करेंसी होती है कोट करेंसी, जैसे जैसे खिलता हुआ गुलाब। आपने वो मूवी देखी थी 1942 अ लव स्टोरी? उसमें गाना था जो मुझे अभी ध्यान में आ रहा है, एक लड़के ने एक लड़की को देखा तो कैसा लगा। वो लड़का रिप्रेजेंट कर रहा है एक लड़की को देखकर, जैसे सर्दी की धूप, जैसे गर्मी का एसी, जैसे खिलता हुआ गुलाब। ये कौन कह रहा है? लड़का कह रहा है। मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि जब आप किसी भी एक्सचेंज रेट को देखेंगे, किसी भी एक्सचेंज रेट को देखेंगे तो उसमें एक करेंसी फिक्स्ड होगी और दूसरी करेंसी वेरिएबल होगी। ये करेंसी फिक्स्ड है और ये करेंसी वेरिएबल है। अब फिक्स्ड की जगह आप उसका नाम बेस भी लिख सकते हैं और वेरिएबल की जगह आप उसका नाम कोट करेंसी भी लिख सकते हैं। फिक्स्ड बेस, बेस को आप यूनिट करेंसी भी कह सकते हैं। तो बात समझ लीजिएगा, इन दिस एक्सचेंज, इन दिस एक्सचेंज रेट कोटेशन, इन दिस एक्सचेंज रेट कोटेशन, इस एक्सचेंज रेट कोटेशन में यूएसडी इज बेस करेंसी and rupee is variable or quote currency, and rupee is variable or quote currency, variable और कोट करेंसी। तो आपको किसी भी कोटेशन में यह जरूर चेक करना है कि उसमें बेस क्या है और कोट क्या है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं एक क्वेश्चन तो जरूर कराना चाहूंगा दोस्तों आपको, और उसके बाद अगली लेक्चर में हम और भी डिस्कस करेंगे। आप क्या करें, फर्स्ट क्वेश्चन मैं पेज नंबर बता रहा हूं, आप बुक को खोल लें। वैसे बुक तो आपने खोली हुई है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मैं चाहता हूं पहला क्वेश्चन ही खोल लें, पेज नंबर 371। अब दोस्तों एक क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी अभी लेक्चर में बताया है, पूरा सॉल्व किया मैंने, बट द पॉइंट इज कि उसमें पूरा क्वेश्चन आया नहीं था, तो मुझे लगा कि चलो शायद आपको प्रॉब्लम ना हो, तो मैं वही क्वेश्चन को एक बार दिखा रहा हूं और आप चाहता हूं कि आप एक बार दोबारा से उसको 10 मिनट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी हमने लेक्चर में मैंने डिस्कस किया, जो मैंने कॉपी पेस्ट किया वो लेक्चर, बट उसमें मेरे को ऐसा लगा कि फर्स्ट क्वेश्चन शायद मैंने पूरा आपको बुक से शो नहीं किया। अब बेटे कोई भी बुक है उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, अभी आपको फॉरेन एक्सचेंज, इंटरनेशनल फाइनेंस की बेसिक पार्ट्स को सीखना है। तो मैं क्या करूंगा, जो जो भी कंसेप्ट कराऊंगा उसके क्वेश्चंस आपको दिखाता रहूंगा। सपोजिंगली अगर उस लेक्चर में मैंने वो कॉपी पे, क्योंकि बुक्स तो उनको दी हुई थी जिस
कोर्स के लिए किया, अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो मैं वो क्वेश्चन दिखा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन न लें। जरा देखिए, मैंने ये क्वेश्चन अभी आपके सामने किया, और अब मैं क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिखाया था तो मैं दोबारा से एक बार पढ़ रहा हूं आपके लिए, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया। लिखा हुआ बेटे, फॉलोइंग स्पॉट रेट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द फॉरेन करेंसी मार्केट। अभी स्पॉट रेट को भूल जाते हैं कि क्या मतलब होता है स्पॉट रेट का, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा दैट व्हाट आई मीन बाय स्पॉट रेट एंड व्हाट आई मीन बाय फॉरवर्ड रेट, उसको देख लेंगे। पहले आपको करेंसी को पढ़ना तो सिखाऊं, पहले आपको उसको इंटरप्रेट तो करना सिखाऊं कि बेस करेंसी क्या है, कोड करेंसी क्या है, कैसे लिखते हैं, और किस तरह से यू कैन इजीली कन्वर्ट विद हेल्प ऑफ द एक्सचेंज रेट। सो फर्स्टली यू शुड नो हाउ टू रीड दैट एक्सचेंज रेट। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला करेंसी, बेटा ये कॉलम है करेंसी का, और ये लिखा हुआ रेट पर यूएस डॉलर। I have already told you that USD is the big darling currency, that is generally the base currency all over the world, we generally trade with the help of USD। तो वहां पे लिखा हुआ है एक डॉलर में, अगर आप ध्यान से पढ़ें, रेट पर यूएसडी, पर का मतलब होता है बेटा वन, पर का मतलब वन होता है, पर का मतलब वन होता है, इसका मतलब एक डॉलर में 0.62 पाउंड्स आते हैं। पहले पढ़ना सीखेंगे बेटे एक्सचेंज रेट, पहले हम देखें तो सही कि 12 बनानास कितने में आते हैं, या एक बनाना कितने का आता है, क्या हमें 12 बनाना की कॉस्ट दी है या एक बनाना की कॉस्ट दी है। उसके बाद एक बार आपने एक्सचेंज रेट पढ़ना सीख लिया ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी, और स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आप अपना मुंह छोटा मत करना बेटे, पहली बार लाइफ में आप पाउंड्स, पहली बार आप लाइफ में इंटरनेशनल फाइनेंस, पहली बार आप लाइफ में फॉरेन करेंसी को डील कर रहे हैं, आपने तो इतनी सारी कंट्री करेंसीज कभी सुनी भी नहीं है। नीदरलैंड गिल्डर 01.90, इसका मतलब एक डॉलर में 1.90 नीदरलैंड गिल्डर आते हैं, एक डॉलर में 6.40 स्विट्जरलैंड क्रोना आते हैं, एक डॉलर में 1.50 स्विट्जरलैंड फ्रैंक आते हैं, 1300, एक डॉलर में 1300 इटली लीरा आते हैं, एंड $1 में 140 जापानीज येन आते हैं। बेटे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में क्या करना है वो बाद की बात है। आप दोबारा से एक बार देखिए ध्यान से, द फॉलोइंग रेट्स आर ऑब्जर्व्ड इन फॉरेन करेंसी मार्केट। फॉरेन करेंसी मार्केट में ये रेट्स ऑब्जर्व किए हैं, तो रेट में ये जरूर चेक करना है कि बेस करेंसी कौन सी है और कोड करेंसी कौन सी है। मैंने बताया हुआ बेस करेंसी वही होती है जो वन होती है, जनरली देखा गया है कि यूएसडी बेस होती है, बट बेटे रटना नहीं, कुछ भी आ सकता है। द पॉइंट इज वन जो होता है वही बेस करेंसी होती है बेटे, रेट पर यूएसडी, रेट पर यूएसडी, इसका मतलब ये जो रेट दिया है एक डॉलर के लिए दिया है, एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स के लिए दिया है, ठीक है जी। कहता है जी कंप्यूट द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम यही सॉल्व किया था, अभी हमने दोबारा करके दिखाऊंगा। अब ये मत सोचिए कौन सी बुक है कहाँ की है, बेटे आप उन सब चीज़ों को छोड़ दो यार, आम खाना सीखो यार, आम की गुठलियाँ छोड़ दो, जस्ट हैव अ लुक, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका हाथ चले, आपकी दोस्ती कराऊँ, आपकी जान पहचान बढ़ाऊँ फॉरेन एक्सचेंज से। तो देखिए जी ये लिखा हुआ है, कंप्यूट द फॉलोइंग यूके पाउंड्स दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $1000। तो कहते हैं जी $1000 में कितने यूके पाउंड आ जाएंगे, ठीक है। डॉलर दैट डच गिल्डर विल बाय 50 डच गिल्डर, अगर 50 गिल्डर हो तो कितने हम डॉलर बाय कर सकते हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड क्रोना दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $40, $40 में कितने क्रोना आ जाएंगे। डॉलर दैट 2000 स्विस फ्रैंक कैन बाय, इसका मतलब आपको जान के उसने कहा ये बताओ इसमें कितना आएगा, ये हो तो ये कितना आएगा, ये हो तो ये मैं कहता हूँ आप दुनिया की कोई भी चीज़ कर सकते हैं अगर आपको एक्सचेंज रेट पता है। सो आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट हाउ टू रीड दैट एक्सचेंज रेट। बेटे ये क्वेश्चन अगर ईमानदारी से आपने कर लिया ना, तो आपके आने वाले लेक्चर्स में कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ज़्यादा चालाकी किस काम की है आप ये बताओ, ज़्यादा चालाकी किस काम की है, हॉक में नहीं है, ग्लेम में नहीं है, वायले में नहीं है। आपके मन में ये विचार आ सकता है, बट बेटे उनके जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये लॉजिक्स यूज्ड है, सीएमए के पास्ट ईयर एग्जामिनेशन में ये है, तो आपको कंसेप्ट तो क्लियर करना है ना। तो चलिए जी आप अपने सामने रजिस्टर रख लीजिए, कैलकुलेटर भी रख लीजिए बेटे, कैलकुलेटर भी रख लिया मैंने, रजिस्टर खोल लिया, बुक आपके सामने खोल ली, और मैं भूपेश आनंद, वैसे तो मैंने आंसर्स भी दे दिए, बट द पॉइंट इज ये आंसर्स आए कैसे हैं, हम इन आंसर्स को निकाल कर देखेंगे। तो पहली बात मैंने ऊपर क्वेश्चन दिया, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, द फॉलोइंग आर द रेट्स फॉर द दिस, एक तरफ करेंसी लिखें दूसरी तरफ रेट्स लिखें, यूके पाउंड, नीदरलैंड गिल्डर, स्विट्जरलैंड क्रोना, स्विट्जरलैंड फ्रैंक, इटली लीरा, जापानीज येन, दूसरी तरफ लिखें रेट पर यूएस डॉलर, $1 के लिए, 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 ठीक है जी। तो आइए मैं
भूपेश आनंद, आराम से आपको करना सिखाऊं और आपको बताऊं कि कैसे करते हैं बेटे, क्या क्या कंसेप्ट है करने का। आइए बेटा, पहला मैं ऊपर लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। बेटे मैंने अभी जो लेक्चर ऊपर अटैच किया ना, उसमें मैंने क्वेश्चन दिखाया नहीं था, तो मुझे लगा शायद आपको समझ ना आए। प्यार है बेटा, ये इसी को तो प्यार बोलते हैं, कि अनकंडीशनली लव, अनकंडीशनली दूसरे के बारे में सोचना। तो मैं लिख रहा हूं जी, $1 इज इक्वल टू 00.62 पाउंड्स। आराम से देखिए, कोई जल्दी है ही नहीं, मैं जान के हाले बेटे। जब आप लिखोगे ना तो डॉलर की लाइन भी नहीं बनेगी, पाउंड नहीं बनेगा। स्टार्ट कर दो लिखना, हो जाएगा। मेरे से भी नहीं हुआ। पहले बताओ, ये एक्सचेंज रेट समझ आ रहा है? क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 00.62 डॉलर्स लिखे? आराम से देख लो भाई साहब, पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। आपको 4th 5th क्लास की सिंपल इंग्लिश लगानी है, और उस इंग्लिश से समझ आ जाएगा कितने में कितना, इतने में कितना, तो कितने में कितना। मेरी बात समझ रहे हैं? वेदर $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी पाउंड्स और 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, बिकॉज दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सिंसियरली यू हैव टू रीड इट। तो मुझे लगता है आप सबको ये बात तो समझ आ गई है कि ऊपर जो कोटेशन, जो एक्सचेंज रेट दिया है, वो ये दिया है बेटे $1, क्योंकि लिखा हुआ रेट पर डॉलर, लिखा हुआ ना, लिखा हुआ है या नहीं बेटे? रेट पर डॉलर दिया हुआ है, तो मैंने पर को 1 मान लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन अगर पढ़ें तो लिखा है जी, फर्स्ट आपने क्वेश्चन देख लिया होगा बेटे। क्वेश्चन नहीं देखा तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं आराम से। देखो जी, क्वेश्चन को आराम से देख लो, फिर मैं बार बार चेंज नहीं करूंगा। पहला है यूके पाउंड्स दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $1000। लिख ही लो, ऊपर वाला पार्ट लिख लिया, ये लिख लिया, लिख लो। 1 मिनट दे रहा हूँ बेटा, लिख लो, लिख लो बेटा, समझदार बच्चे होते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इसको वीडियो को होल्ड करके लिख सकते हैं, कंप्यूट द फॉलोइंग। अब मेरे को 5 6 के 6 पार्ट्स की ये कैलकुलेशंस करनी है। कंप्यूट द फॉलोइंग, ठीक है। और नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन ये आंसर्स हम अभी अभी खुद ही कैलकुलेट करेंगे, हमें आंसर्स का क्या लेना है, वी विल कैलकुलेट आवरसेल्फ, ठीक है जी। तो आइए, मैं दोबारा से आपको अपनी शीट में लेके जा रहा हूँ और हम वहाँ पे करेंगे। पहला था यूके पाउंड्स दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $1000, ठीक है जी। तो मैं यहाँ साफ सुथरी शीट में दोबारा से रेट लिख रहा हूँ, $1 इज इक्वल टू 00.62 पाउंड्स। एक बात बताओ जी, मैथमेटिक्स तो आप सबने 4th 5th 6th क्लास में की होगी। मैथमेटिक्स में होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था कि आप क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, बट उसको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए था। जैसे जैसे मैं कहता हूँ, एक चीज़ गिवन है और उससे ये रिलेशनशिप आ रही है, दिस इज द रिलेशनशिप, तो दूसरी चीज भी गिवन होगी, गिवन के नीचे गिवन। जैसे जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वैसे ऊपर मैंने एक्सचेंज रेट लिखा, $1 इज इक्वल टू 0.62 पाउंड्स। अब नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट गिवन है, यूके पाउंड्स दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $1000। इसका मतलब आपको $1000 दिए हैं। तो बेटे आप ये बताओ, गधों के नीचे गधे, घोड़ों के नीचे घोड़े नहीं लिखते। मतलब भाई डॉलर आपको ऊपर रेट दिया, $1 में इतने पाउंड, तो $1000 में कितने होंगे, तो डॉलर के नीचे तो डॉलर लिखेंगे। बेटे बड़े बड़े क्वेश्चन कर डालोगे 3rd क्लास 4th क्लास की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। आप देखो जी, मैंने तो कर भी दिया, $1000 इंटू 00.62 पाउंड्स अपॉन $1। लो सर, डॉलर और डॉलर कट भी गया, ये आ गया जी 620 पाउंड्स GBP। और यही आंसर है बेटे, जो मैंने नीचे कैलकुलेट किया है ना, यही कैलकुलेट किया, आप देख लो आराम से। ये देखिए, ये मैंने देखो लिखा ना, 620 पाउंड्स, 620 GBP। तो आपको रटना नहीं है, एक्सचेंज रेट को पढ़ना सीखना है, एक्सचेंज रेट को लिखना है, थोड़ा हाथ चलाने पे थे। हम कर रहे हैं फॉरेक्स अरिथमेटिक। अरिथमेटिक और मैथमेटिक्स की एक विशेषता है, देयर इज वन स्पेशलिटी इन दिस, कि जितना आप हाथ चलाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपको बातें समझ आएंगी। करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जैसे अब मैं सेकंड पार्ट पढ़ूँ आपके लिए, नीदरलैंड गिल्डर का रेट दे दिया उन्होंने, क्या मतलब, इसको ऐसे पढ़ेंगे, $1 इज इक्वल टू 01.90
नीदरलैंड गिल्डर्स, आपको पता ही है NE पहले दो अल्फाबेट्स उस कंट्री से होते हैं, थर्ड अल्फाबेट उस करेंसी से होता है। तो मैंने लिख दिया जी $1 इज इक्वल टू दिस। अब वो क्या कह रहा है नीचे, नीचे कह रहा है डॉलर दैट 50 गिल्डर्स विल बाय। तो गधों के नीचे गधे, घोड़ों के नीचे घोड़े, आराम से 50 इंटू 1 अपॉन, मैं कर भी दूंगा बेटे, 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.90। लो जी, ये आ भी गया सर, आ गया। हाँ बेटे 26.32, ये चेक कर लीजिए, डॉलर्स आ गए। अब आ जाओ जी थर्ड पार्ट में, स्विट्जरलैंड कोरोना, स्विट्जरलैंड कोरोना 0.640। आओ मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ सो दैट ये आपको अच्छा लगे। लो जी, पहले इसको लिखते हैं, कोटेशन को लिखते हैं, $1 इज इक्वल टू 06.40 स्विट्जरलैंड कोरोना। घबराना नहीं है बेटे, डरना नहीं है कि आपको कंट्री नहीं पता, कंट्री पे घूमने नहीं गए, कंट्री की करेंसी नहीं पता, कोई बात नहीं, जाना है ना। अभी आपने CMA USA तो तभी कर रहे हैं ना कि आप पूरी दुनिया वर्ल्ड को घूमें, तो इसीलिए तो कर रहे हैं CMA USA। तो पहले बताओ एक्सचेंज रेट लिखना सबको समझ आ गया? वी हैव रिटन एक्सचेंज रेट, सो दिस इज द एक्सचेंज रेट, दिस इज द एक्सचेंज रेट कोटेशन। $1 इज इक्वल टू 06.40 स्विट्जरलैंड कोरोना। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। स्विट्जरलैंड कोरोना दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $40। घबराना नहीं है कि क्या निकालना है बेटे, एक बात समझ लीजिए, जो दो चीजें दी हुई हैं उन्हीं को ऊपर नीचे लिखना होता है। डॉलर के नीचे डॉलर लिखने हैं, कोरोना के नीचे कोरोना लिखना है। अब आप चेक कर लो कि आपको डॉलर दिया है या कोरोना दिया है, तो तीसरी चीज अपने आप आ जाएगी। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, लिखा हुआ है स्विट्जरलैंड कोरोना दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $40। लो जी, $40 में कितने कोरोना आ जाएंगे? तो $40 इंटू 06.40 स्विट्जरलैंड कोरोना अपॉन $1। बताओ जी, डॉलर और डॉलर कट गया, मैं आ गया जी ऊपर, ये लो मैं आ भी गया। 40 इंटू 6.4, ये आ गया जी 256 कोरोना। आपको जब ये डॉलर डॉलर कट गए तो बेटे बचा तो खाली कोरोना ही ना। तो आपको उस तरह से करना है कि क्या क्या कट गया और क्या बच गया, क्या कट गया और क्या बच गया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? गधों के नीचे गधे लिखिए, घोड़े कैलकुलेट करिए, घोड़ों के नीचे घोड़े लिखिए, गधे कैलकुलेट करिए। अब जब घोड़ों के नीचे घोड़े लिखेंगे तो घोड़े घोड़े तो कट गए, जो नेट आंसर बचेगा, जो कोफिशिएंट बचेगा, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि वो करेंसी कौन सी होगी। टेंशन लेनी नहीं यार, घबराना ही नहीं भैया। आप बिल्कुल बेसिक इंटरनेशनल ट्रेड इस समय कर रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कर रहे हैं, इंटरनेशनल बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, आप फॉरेन एक्सचेंज, आज आप लेक्चर नंबर 34 कर रहे हैं। आप सब CMA USA के मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होंगे। आप सीख रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड में फॉरेक्स अरिथमेटिक। आज एक्सचेंज रेट को लिखना सीख लिया आपने, कितनी खुशी की बात है ये मेरे लिए कि आपने लाइफ में पहली बार एक्सचेंज रेट को लिखना सीख लिया। आओ जी नेक्स्ट पार्ट, स्विट्जरलैंड फ्रैंक। तो $1 1 USD इज इक्वल टू 1.50 स्विट्जरलैंड फ्रैंक। उसके बाद देख सकते हैं। तो बेटे आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन किया कि आप आराम से ये आंसर्स हैं बेटे लिख लो, कि आप इसको करें बेटे, जितना करेंगे ना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैं फिर बार बार यही तो रिपीट कर रहा हूँ बेटे, ये क्वेश्चन नहीं था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिखाया। ये बेटे ये देखो, ये आपने कहा नहीं, पहले ही कर दिया मैंने, है ना। ये क्वेश्चन है, ये इसके रिक्वायरमेंट्स हैं और ये इसका आंसर है। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 35 में मिलते हैं।